अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान अब वनडे और T20 सीरीज़ के हवाले से जो है वो प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ 8 जुलाई से हो रहा है। पाकिस्तान टीम को अच्छी तैयारी का मौका मिल रहा है, चूँकि इससे चौथे दिन से ही पाकिस्तान टीम को सेल्फ आइसोलेशन के बाद खिलाड़ियों को इजाज़त मिल गई थी ट्रेनिंग की। इसके बाद अब बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में ट्रेनिंग जारी है। तो उसके साथ साथ प्रोग्राम में बात करेंगे जनाब यूरो कप की, जिसके अपसेट ने इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। कल जर्मनी भी जो है वो इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद टूर्नामेंट से बाहर हुआ। उससे पहले फ्रांस बाहर हो चुका है, नीदरलैंड बाहर हो चुका है। अब अगर हम देखें तो स्पेन, इटली और इंग्लैंड, ये 2-3 बड़ी टीमें ही जो है बाकी हैं। बाकी तमाम वो टीम है जिन्होंने कहते हैं सरप्राइजिंग रिजल्ट देते हुए इस प्री क्वार्टर फाइनल मरने से क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल की। और अब सारी दुनिया इन क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का इंतजार कर रही है। इन्हीं मैचेस पे भी आज बात करेंगे, लेकिन पहले आपको जनाब दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइंस। तो रीप्ले हेडलाइन में आपने देखी पाकिस्तान और दुनिया भर की स्पोर्ट्स खबरें। और अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड की, जहां पाकिस्तान की टीम मुसलसल 30 रोज़ की प्रैक्टिस की है। और बहुत अच्छा पाकिस्तान टीम को मौका मिला है कि PSL के फ़ौरन बाद तमाम खिलाड़ी जब इंग्लैंड पहुंचे तो 30 से चौथे दिन से उनको ट्रेनिंग का मौका मिला। और दूसरी जानिब इंग्लैंड की टीम श्रीलंका को हराने के बाद काफ़ी जो है वो इस वक्त पुरएतमाद दिखाई देती है। कौन से खिलाड़ी जो है इन एक्शन होंगे ये तो अभी तय होना बाकी है इंग्लैंड की जाने से, लेकिन बड़ी फुल स्ट्रेंथ साइड उनकी जो है वो तवक्को की जा रही है कि इस सीरीज़ में, जिनमें बैन स्टोक्स भी शामिल हैं, कि वो भी इस सीरीज़ में इंग्लैंड के वनडे और T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इस हवाले से आपको मुकम्मल अपडेट देंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस और जो खिलाड़ियों ने मीडिया टॉक की है। तो रिपोर्ट आपने देखी जनाब। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड के हवाले से बात करते हैं। लाहौर में हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबू बकर बिलाल स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। अबू बकर, यकीनी तौर पर मामला बड़े सुकून वाले दिखाई देते हैं। क्रिकेट बोर्ड में भी तमाम कहते हैं ना अमन शांति चल रही है। इसके साथ साथ क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो प्रेशर था PSL के पहले या दौरान, तो लगता यही कि बड़ी आइडियल सिचुएशन है अबू बकर। बड़े कम ही ऐसा होता है कि आप और मैं इतने सुकून से क्रिकेट में मामला डिस्कस कर रहे हो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टीम एज वेल के एक इंग्लैंड को सरप्राइज कर सके। क्योंकि PSL में लड़के अच्छी परफॉर्मेंस दे के गए हैं, कुछ की फॉर्म नहीं है, लेकिन जैसे मिसबा भी कह रहे हैं, सोहेब ने कहा, या हमने देखा शादाब ने कहा था, रिजवान ने, इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग प्लेटफॉर्म होता है। तो मेरी तो ये राय है कि जो आउट ऑफ फॉर्म है भी है, चाहे स्पेशली हफीज़ की अगर हम बात करें, आई थिंक उनको ज़्यादा देर नहीं लगनी फॉर्म में वापस आने में। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हफीज़, लेकिन मेरे नज़दीक जो पहला पाकिस्तान के नज़दीक जो टारगेट है वो ODI सीरीज़ है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने ODI के अंदर गुज़िश्ता 2 साल के अंदर कोई बड़ी सीरीज़ नहीं जीती हुई, किसी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ हमने सीरीज़ नहीं जीती। साउथ अफ्रीका के गेस हमने ज़रूर सीरीज़ से जीती, वहाँ मैचेस जीते, लेकिन वहाँ वो भी हमें आपको पता है कि फुल स्ट्रेंथ के साथ साउथ अफ्रीका मौजूद नहीं थी। तो कुछ ना कोई रिजर्वेशंस मुझे ज़रूर हैं ODI सीरीज़ जो कि हमने पहले खेलनी है उसके हवाले से। लेकिन जो टीम कम्बिनेशन बनाया गया है उसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा जो प्लेस पर नज़र आ रहे हैं बैट्समैन, वो ओपनर्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहले 4-5 बैट्समैन जो है वो शायद ओपनिंग स्लॉट पर या तो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्म करके गए हैं, या माजी में वो पाकिस्तान के लिए ओपनिंग स्लॉट पर जो है वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। अगर हम ODI टीम की बात करें तो हमें टॉप ऑर्डर में बाबर आजम भी दिखाई देते हैं, हमें रिजवान भी दिखाई देते हैं, हमें फ़खर जमान भी दिखाई देते हैं, इवन इमाम उल हक भी दिखाई देते हैं। और अगर कोई रिजर्व प्लेयर की बात करें उस टॉप स्लॉट में तो अब्दुल्ला शफीक हैं। तो ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टॉप ऑर्डर पे खेल रहे हैं या ओपनिंग पोजीशन पे खेल रहे हैं। अब कैसे टीम को बैलेंस करना है, कैसे सेटल करना है, ये थिंक टैंक जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, ख़ासतौर पर मिसबाह उल हक, वो मेरा ख्याल है कि बेहतर सोच रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर में मुश्किलात ज़रूर होने वाली है ODI के अंदर। और आज अगर हम न्यूज़ रिपोर्ट देखें वो बकर, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि सोहेब मकसूद जो है वो सिर्फ T20 के अंदर ही जो है खेल पाएंगे। वनडे के अंदर चूँकि सऊद शकील मौजूद हैं या इसके अलावा हारिस सोहेल मौजूद हैं। बात तो ऐसे ठीक है, हारिस सोहेल चूँकि वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस दिए हुए हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। सऊद शकील को अभी मौका मिला नहीं, वो अनलकी थे कि वो नहीं खेल सके। उनका जो प्रॉब्लम था आपको याद होगा कि वो नहीं जा सके थे, उसके बाद उनको दोबारा मौका फिर अब मिल रहा है। तो आप ही क्या राय है? मेरे ख्याल में तो अगर सोहेब मकसूद अच्छी फॉर्म में हैं और जिस अंदाज से वो बैटिंग करते हैं, हर्ज तो नहीं है कि आप उन्हें दोनों फॉर्मेट में आप जो है मौका दें। कम अज़ कम इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही यही है कि वो एक दफ़ा ग्रूव में आ जाएँ, उनका कॉन्फिडेंस हाई हो जाए कि टीम मैनेजमेंट उन पर ट्रस्ट करती है। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर आप सिर्फ उनको T20 खिलाएंगे तो आप शायद कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहे, ऐसे जैसे आपने उनको उनकी सलाहियतों को सिर्फ एक जगह के लिए इस्तेमाल करना है।
देखिए, अगर उन्होंने प्रूव करने की बात है तो उन्होंने पाकिस्तान वनडे कप के अंदर भी अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव किया है शोएब मकसूद ने। उसके बाद नेशनल T20 के अंदर भी उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, और उसके बाद सबसे बड़ा इवेंट जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो परफॉर्मेंस उनकी टीम में, कौमी टीम तक आने की वजह बनी, वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 था। जिस तरीके से उन्होंने वन डाउन पोजीशन पे आके पूरी टीम को अपनी संभाला और ऐसे रन्स करके दिए, तेज रन्स करके दिए जिसको पाकिस्तान को जरूरत है। टॉप ऑर्डर में हमें देखें तो हमें फ़खर जमान है ऐसे प्लेयर जो कि थोड़ा तेज खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम वो भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं, स्ट्राइक रेट उनका भी थोड़ा कम ही होता है। उसके साथ साथ रिजवान है, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं टॉप ऑर्डर में तेज रन बनाने के लिए। तो अगर इस पोजीशन के अंदर जहां पर हमें 1 डाउन या 2 डाउन पे लंबी क्रिकेट के अंदर, वनडे क्रिकेट के अंदर शोएब मकसूद को एडजस्ट करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई गलत चीज़ है। शोएब मकसूद की जिस तरीके से उनकी फॉर्म लगी हुई है और जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया ज़रूर जा सकता है। लेकिन हारिस सोहेल को बहुत अरसे बाद लेकर आए हैं। सऊद शकील डोमेस्टिक के अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है उन्होंने, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। तो इन लोगों को भी चैलेंज है मेरे नज़दीक टीम मैनेजमेंट के लिए कि किसको किस पोजीशन पे खिलाना है। पोजीशंस जो प्लेयर्स डोमेस्टिक में या पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म कर आए हैं, यकीनी तौर पर उन पोजीशंस पर कौमी टीम के अंदर ये तमाम प्लेयर्स नहीं खेल सकते, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स रिजवान भी, बाबर भी, शर्जील भी, फ़खर भी, शोएब मकसूद भी, सब टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। तो कहीं ना कहीं कंसर्न मिडिल ऑर्डर में हमने देखना है कि हम किसको खिलाएंगे। सऊद शकील अवेलेबल हैं, हारिस सोहेल ने इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान टीम से वो दूर रहे और काफ़ी देर से वो कोई बड़ा इवेंट भी नहीं हमें खेलते हुए दिखाई दिए, ना ही वो हमें PSL के अंदर दिखाई दिए। तो उन्होंने, उनकी फॉर्म कैसी है, वो कितने फिट हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि जब वो मैदान में उतरेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन ये मिडिल ऑर्डर के अंदर मेरा ख्याल है कि सऊद शकील को कहीं ना कहीं हमें मौका देना होगा। अगर हमने उनको टेस्ट करना है, उनको चेक करना है, तो ये आइडियल सीरीज़ है। मेरा ख्याल है कि इनको मिडिल ऑर्डर के अंदर, जहाँ पर हम साउथ अफ्रीका के अंदर जब हमें प्रॉब्लम हुई मिडिल ऑर्डर और लेट ऑर्डर के अंदर, तो इवन कि हमें 2 विकेट कीपर सरफराज को भी हमें नंबर 5, नंबर 6 पे खिलाना पड़ा। तो उसकी जगह ODI के अंदर हम सऊद शकील कहीं ना कहीं उनको हमें टेस्ट करना चाहिए। और ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों ओपन नहीं कर सकते, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को तो अपनी जगह छोड़नी है। और मोहम्मद रिजवान को काफ़ी अर्सा हो गया नंबर 5, नंबर 6 पे खेले हुए, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर पे खेलते आ रहे हैं। तो वहाँ पर कैसा परफॉर्म करेंगे, ये चीज़ भी चेक करने वाली है। आपको लगता है कि रिजवान बाबर के अलावा को ओपन कर सकेगा? क्योंकि साउथ अफ्रीका में और जिम्बाब्वे में तो टीम मैनेजमेंट ने इन दोनों पे एतमाद किया, परफॉर्मेंस भी इन दोनों की थी। आपके पास खबर क्या है? आपको लगता है कि चेंज होगा? मेरा नहीं ख्याल कि चेंज करेंगे ये। देखिए, मेरे पास खबर नहीं है कि इनको चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे टीम का जो सेटल होते हुए दिखाई नहीं दे रही कहीं ना कहीं। अगर फ़खर जमान को जिस तरह वनडर हमने खिलाया तो उनकी परफॉर्मेंसेस भी उस तरीके से नहीं आई, लेकिन वो ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है और होना भी ये चाहिए कि जो प्लेयर प्रॉपर ओपनर है उसको ओपनर पे ही जगह देनी चाहिए। लेकिन अब टीम का कम्बिनेशन बनाना है तो रिजवान को मेरे नज़दीक तो नीचे जाना पड़ेगा। बाबर आजम अगर टॉप ऑर्डर में आते हैं, ODI की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ अगर फ़खर जमान ओपन करते हैं तो फिर मोहम्मद रिजवान को ऑब्वियसली नंबर 3 तो उनके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन नंबर 5, नंबर 6 पे पाकिस्तान को परफॉर्मेंसेस की जरूरत है, ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो कि लंबी शॉट्स भी खेल सकें और तेज रन भी बना सके। तो मोहम्मद रिजवान अगर अपने आप को नंबर 5, नंबर 6 पे प्रूफ कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग की स्ट्रेंथ है उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, चूँकि दोनों सेट हैं और चूँकि ऊपर रन बनाने का मौका ज़्यादा मिलता है, थोड़ा सा आप टाइम ले सकते हैं। तो नीचे तो प्रेशर गेम है, यही मुश्किल सिचुएशन है जिसके लिए पाकिस्तान को बाहर कुछ करना है। आज शोएब मकसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस अबूबकर आपने अटेंड भी की, क्या उनके अपने क्या इस हवाले से जो है वो उनकी राय थी, और स्पेशली जो उनका पोजीशन है उस पर बड़ी बात हो रही, क्योंकि नंबर 3 पे खेले थे मुल्तान सुल्तान के जाने से, बट यहाँ तो नंबर 3 पे पहले हैदर अली थे, या अगर हम देखें तो फ़खर, शर्जील की तो टीम में जगह नहीं बन रही, फिर मोहम्मद हफीज़ आ जाएंगे, उसके बाद पावर हिटर्स आ रहे हैं। तो क्या कहना था शोएब मकसूद का अपने बैटिंग पोजीशन के हवाले से? देखिए, पहले ही सवाल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस तक यही होता है कि आप कौन सा बैटिंग ऑर्डर आपको सूट करता है और किस पे आप खेलना चाहते हैं। लेकिन एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर उन्होंने उसी तरह जवाब दिया अपना प्रोफेशनल अंदाज में कि मुझे किसी भी पोजीशन पे चांस मिलेगा तो मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर सवाल वही है
कि अब एक सोहेब मकसूद जैसे जो क्रिकेटर जो कि 1 डाउन या 2 डाउन के अंदर अपनी परफॉर्मेंसेज देता आ रहा है, अगर हम उनको नंबर 5 नंबर 6 पे जहाँ पर आसिफ अली, इफ्तिखार, खुर्दिल शाह को हमने ट्राई किया, वहाँ पर अगर हम इनको लेकर आते हैं तो आया कि ये अपनी परफॉर्मेंस उस तरह दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ठीक है, नो डाउट सोहेब मकसूद एक हार्ड हिटर हैं, लंबी शॉट्स उनके पास मौजूद हैं, पावरफुल भी हैं, ग्राउंड से बाहर भी बॉल को फेंक देते हैं, तो ये उनकी एबिलिटीज़ में शामिल है। लेकिन क्या वो नंबर 5 नंबर 6 पे अपने आप को जस्ट कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाते तो टॉप ऑर्डर में हफीज़ का ऑर्डर नीचे करना पड़ेगा। वहाँ अगर हम T20 के अंदर देखें और अगर वनडे के अंदर देखें तो हमें हारिस सोहेल भी हैं, सऊद शकील भी हैं, तो इनको कहाँ पर एडजस्ट करना है? तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको अगर हम बहुत नीचे लाएंगे तो उस तरह से वो हार्ड हिटिंग कर पाएंगे। हालांकि इनकी गेम जो है बड़ी नेचुरल गेम है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। लेकिन सोहेब मकसूद एक ऐसे प्लेयर हैं कि अगर उनको नंबर 3 पे नहीं खिलाया जाता तो नंबर 5 नंबर 6 पे कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी शॉट्स हैं। तो टीम मैनेजमेंट के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल है। टीम सिलेक्शन जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने टीम बना के टॉप परफॉर्मर्स को वर्के पे उतार कर हेड कोच के हवाले कर दिया। अब यहाँ पर हेड कोच की जिम्मेदारी है और मिसबाउल हक के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी होगी। इस बार यूनुस खान भी उनके साथ मौजूद नहीं है, बैटिंग कोच की भी जिम्मेदारियां साथ साथ निभा रहे होंगे, साथ साथ वो हेड कोच भी होंगे और थिंक टैंक भी पाकिस्तान का जो डग आउट है उसके अंदर मिसबाउल हक ही होंगे। तो अब वो अपने आप को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है। और मिसबाउल हक के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टेस्टिंग सीरीज होगी ये पाकिस्तान इंग्लैंड की। ठीक है, पाकिस्तान की वनडे और T20 की जो स्पेशली 11 है उसके हवाले से तो हमने बात की, लेकिन पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है उसका कैंप भी जारी है, कोचेस काम भी कर रहे हैं। तो सकलैन मुश्ताक और आबिद अली ने इस हवाले से मीडिया से बात भी की, पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक माह के लिए लगाया गया कैंप खत्म हो गया। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स कैंप में ट्रेनिंग करते नजर आए। सरबरा इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट सकलैन मुश्ताक ने कहा कि यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ स्टार क्रिकेटर्स हैं, दोनों साथ मिलकर काम करते तो ज्यादा बेहतर था। देखिए, हर प्लेयर की अपनी नॉलेज है, डीपर नॉलेज ऑफ कोचिंग है, डीपर नॉलेज ऑफ गेम है। जाहिर है दोनों साथ में हो तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि नॉलेज है, आप नॉलेज का एक्सपीरियंस जो है वो आप मार्केट से ख़रीद नहीं सकते। बैट्समैन आबिद अली कहते हैं कैंप में मोहम्मद यूसुफ के साथ तकनीक और स्किल्स बेहतर बनाने पर काम किया। लेजेंड जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं उन्होंने हमें लेक्चर दिए तो उससे ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिली है और स्किल लेवल पे हमें बहुत अच्छा मोहम्मद यूसुफ जो हमारे बैटिंग कोच थे और जितने भी NHPC के हमारे ऑल कोचिंग स्टाफ था उन्होंने हमारी स्किल्स लेवल पे मेंटली तौर पे उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। आबिद अली ने वेस्ट इंडीज से खिलाफ सीरीज में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ अबू बकर बिलाल, डॉन न्यूज़, लाहौर। तो चले अबू बकर, अगर पाकिस्तान के पास इंग्लैंड में वनडे और T20 स्क्वाड के साथ बैटिंग कोच नहीं तो क्या हुआ, कम से कम टेस्ट टीम के पास तो मोहम्मद यूसुफ मौजूद है। क्या इस बात की आप तस्दीक करेंगे कि मोहम्मद यूसुफ ट्रैवल कर सकते हैं टेस्ट टीम के साथ, चूँकि अब तो यूनुस खान मौजूद नहीं है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में ज़रूर सोचा है, लेकिन अभी तक किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंच पाए कि मोहम्मद यूसुफ को फौरी तौर पर टेस्ट सीरीज़ के लिए टीम के साथ ट्रैवल करवाना है कि या नहीं करवाना। लेकिन बहुत ज़्यादा जो सोर्सेज हैं वो इस बात पे भी कायल हैं कि मोहम्मद यूसुफ को ही जाना चाहिए एज अ बैटिंग कोच पाकिस्तान टीम के साथ। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जिम्मेदारी हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की कौन निभाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी है मोहम्मद यूसुफ के पास जो इस वक्त जिम्मेदारी उनको दी गई थी, जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो यही दिया गया था आपने ए टीम वो प्लेयर जो कि पाकिस्तान से खेल चुके हैं और उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, उनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाना है और उनके साथ काम करना है। तो अब हमें दिखाई तो यही दिया, 1 महीने का हाई परफॉर्मेंस कैंप जो 26 प्लेयर्स बुलाए गए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स थे जो कि काफ़ी परफॉर्म करने के बाद ऐसी फॉर्म लगी कि टीम से बाहर हुए। असद शफीक उनके अंदर शामिल थे, उसके अंदर उस्मान सलाहुद्दीन थे, इवन के जो टेस्ट टीम के प्लेयर हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, आबिद अली, इमरान भट्ट, अजहर अली, ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। इवन के नसीम शाह को भी उन्होंने उसके जैसे वो PSL से वापस आए तो कैंप के अंदर मदऊ कर लिया। तो यहाँ पर भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। यूनुस खान को भी मदऊ किया गया था और उसके बाद फिर वो बिल्कुल यूनुस खान को हमने देखा तकरीबन 3 से 4 दिन वो कैंप के अंदर आए और काफ़ी प्रैक्टिस भी करवाई, खुद भी अपनी फिजिकल फिटनेस के हवाले से LCC ग्राउंड के
काफ़ी देर 1-1 घंटा शदीद गर्मी के अंदर चक्कर लगाते रहे। बहुत फिट दिखाई देते थे लाहौर के अंदर, कभी ऐसा लगा नहीं कि वो शायद इतनी जल्दी नाराज़ हो जाएंगे या कोई ऐसी बात अंदर चल रही है। तो हुआ क्या अबूबकर, कुछ आपको पता चला? अब तो कुछ दिन गुजर गए, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई थी, चले वो हसन अली वाली मामले पर तो मैं बात नहीं करूंगा, वो तो पुरानी बात थी, बट अभी क्या हुआ? ये क्या इस बात की आड़ में किसी और बात को छुपाया जा रहा है? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि वो आए भी थे, अगर वो बात कोई लंबी चौड़ी होती है, सीरियस होती है, तो आई थिंक यूनुस खान हमें स्कैम में तो दिखाई नहीं देते। वो गए हैं कराची से बाकायदा, आप कह रहे हैं वहाँ जाके आपको दिखाई भी दिए काम करते हुए, फिर इवेंचुअली क्या हुआ? देखिए मल्टीपल रीज़न है जो अभी तक सोर्सेस हमें पता ये लग रहा है कि मल्टीपल रीजंस थी। कुछ वो क्योंकि कुछ प्लेयर्स की अगर बात करें, फ़हीम अशरफ थे, इमामुल हक थे, ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आए, इन्होंने यूसुफ का काम किया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ भी किया मोहम्मद यूसुफ को कि उनकी वजह से हमारी बैटिंग बेहतर हुई है। जिस तरीके से फ़हीम अशरफ ने साउथ अफ्रीका के अंदर खेला और फिर जिम्बाब्वे के अंदर परफॉर्मेंस दी, तो कुछ ना कुछ काफ़ी सारी चीज़ें थी। एक यूनुस खान काफ़ी ब्लंट हैं, आप बहुत बेहतर जानते हैं, वो काफ़ी अरसे से कराची में हैं, वो भी मौजूद हैं और आप भी हैं। बड़े ब्लंट हैं, बहुत जल्दी अग्रेसिव भी हो जाते हैं और कहीं पर भी मदाखलत नहीं करते। कल सकलैन मुश्ताक साहब की जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने बिल्कुल उस कई बार सवाल हुआ कि यूसुफ और यूनुस के माबैन आखिर मसला क्या था। उन्होंने तो कैटेगोरिकली डिनाई किया, लेकिन एक उन्होंने नई फिलॉसफी ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाई कि वर्क टुगेदर, हमें वर्क टुगेदर करना है। तो उनसे पूछा गया कि वर्क टुगेदर क्या है, तो उन्होंने कहा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ चलना है। न्यूज़ ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो फिर यहीं से डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से हमने काफ़ी बात की, कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं। और आईसीसी ने नई जो रैंकिंग है वो जारी की है। कई इसमें जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली जिन्होंने रिसेंटली क्रिकेट खेली, उनकी तरक्की हुई, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कुछ इसमें मिक्स खबरें हैं। आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। तो गुड टू सी बाबर आजम इन 2 रैंकिंग्स, जो कि वनडे में भी हैं, T20 में। लेकिन अबूबकर, टेस्ट में पाकिस्तान का कोई बैट्समैन टॉप 10 में शामिल नहीं। इसमें एक ऑब्वियसली परफॉर्मेंस की वजह तो हो सकती है, बट पाकिस्तान नॉट प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट रेगुलरली, और अब तो बहुत ज़्यादा फोकस हमारा हो गया है तमाम वनडे और T20 के ऊपर। तो बहुत सारे सवालात आपके पास भी आते हैं, हमारे पास भी सोशल मीडिया पर फैंस वैसे ही पूछते हैं कि भाई ये तो हम टेस्ट सीरीज़ खेलते भी हैं तो सिर्फ 2 टेस्ट मिलते हैं, 5 या 3 भी, अब 3 भी पुरानी बात होगी, अब तो 2 की बात होती है। तो आपका क्या ख्याल है अबूबकर? क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर एहसान मानी साहब स्पेशली जो है ना, एक ऑब्वियसली कन्वेंशनल क्रिकेट के हामी हैं, रहे हैं उसी तरह पुराने दौरों के अदवार के अंदर, बट ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि आपका कोई बैट्समैन टॉप 10 में भी ना हो। देखिए वसीम खान हो या एहसान मानी हो, जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं अगर बात करूं 2019 नवंबर दिसंबर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त इन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान टीम के टेस्ट मैचेस की तादाद बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरअक्स। जहां पर हमारे 3 मैचेस थे, वेस्ट इंडीज़ ने हमसे रिक्वेस्ट की, हमने 2 करके T20s बढ़ा लिए। कहा यह गया कि हमने आगे T20 वर्ल्ड कप में जाना है तो ज़्यादा T20s खेल लें तो वो बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने खुद, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही टेस्ट मैचेस को कॉम्प्रोमाइज़ किया और हमारी टीम ने उसमें सफ़र किया। और अब यही नज़र आ रहा है कि ना ही हमारा कोई बैट्समैन हमें टेस्ट रैंकिंग के अंदर टॉप 10 में दिखाई दे रहा है और ना ही कोई बॉलर। और हमारी जो टीम की ऑब्वियसली रैंकिंग है वो भी अब तनज़ली की तरफ ही जाती हुई दिखाई देगी, ख़ास तौर पर टेस्ट के अंदर। लेकिन गफ़ार, मेरे नज़दीक ज़्यादा जो मुझे जिस बात पे तशवीश है वो ये है कि हमारा कोई भी बॉलर इस वक्त ना टेस्ट, ना वनडे और ना T20 के अंदर टॉप 10 के अंदर दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे तो इस बात पे तशवीश है क्योंकि हमारी टीम की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है बॉलिंग, पिछले 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल, बल्कि 90s से अगर देखा जाए, 92 से लेकर अब तक 2021 तक अगर हमारी टीम ने फतुहात समेटी हैं तो वो बॉलिंग के बलबूते पर समेटी हैं। लेकिन जितने भी यंग बॉलर्स आए वो उस तरह पर प्रूव नहीं कर पा रहे। जो हमारे हसन अली की बात करें या फ़हीम अशरफ की बात करें, वो उस तरह से प्रूव नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं इंजरीज भी इनके साथ चल रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी से बहुत ज़्यादा तवक्को आती, लेकिन वो भी इतने इफेक्टिव नहीं है। और यही वजह है कि अब कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे बॉलिंग को लेकर पाकिस्तान की। इन प्लेयर्स के अंदर एबिलिटी ज़रूर है, शाहीन हो, हसन अली हो, हसनैन हो, नसीम शाह हो, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। अब इनको, मेरा ख्याल है कि इनको परफॉर्मेंस का वक्त है और हमें अब परफॉर्मेंसेस चाहिए, ऐसी परफॉर्मेंसेस चाहिए जिससे पाकिस्तान टीम जीते, जिससे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स
टॉप रैंकिंग्स में आए, जो कि अभी तक बज़ाहिर तो दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल, और इसके साथ आखिर बात कर लेते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की जो वुमेन क्रिकेट टीम की सीरीज भी शुरू हो रही है। तो अबूबकर, आई थिंक आपने भी देखा सिग्निफिकेंट जो है वो यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, खिलाड़ियों को फर्स्ट क्लास के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ा दिए गए, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, पर परफॉर्मेंस वुमेन टीम की भी इतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए शायद मैंने जब कल ट्वीट किया कि पाकिस्तान वुमेन टीम को बेस्ट ऑफ लक, लेकिन इतनी फैसिलिटीज़ मिलने के बाद अब परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो अरूज मुमताज़ ने वो ट्वीट लाइक किया। आई थिंक वो भी शायद इस चीज़ को समझ रही है कि बहुत कुछ दिया जा चुका है, बट परफॉर्मेंस इन रिटर्न वुमेन टीम की भी ऐसी नहीं है अबूबकर। और शायद वेस्ट इंडीज़ बाकी टीमों के मुकाबले में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे मुल्क भी आई थी, आपको याद होगा, कराची मैचेस हुए थे, परफॉर्मेंस हमने कुछ इनके साथ फाइट भी अच्छी की थी, बल्कि जीते भी थे मैचेस। बट आई थिंक दिस इज़ द सीरीज़ जहां पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम को अब कुछ करके दिखाना चाहिए। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं, हॉकी के लड़कों 10,000 मिल रहे हैं, 40,000, 30,000, इन लड़कियों को उनसे बेहतर मिल रहे हैं। बिल्कुल, और हॉकी वालों को तो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उनसे जब डिटेल में बात हुई तो उन्होंने कहा कि हर 28 दिन के बाद प्लेयर्स के टेस्ट होंगे और उनकी फिजिकल फिटनेस के बुनियाद पे उनको अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा। ऐसे हैं वो बकर देने के लिए इनके पास, क्योंकि पिछले 12 महीने से 18 महीने से हमें प्लेयर्स मिलते हैं, वो रो रहे होते हैं कि पुराने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के पैसे। अबू बकर, आपको तो ज़्यादा पता होगा, नेशनल हॉकी स्टेडियम में आप जाते हैं, ये सारी बातें होती हैं बट इन पर अमल नहीं होता। बिल्कुल, देखिए पिछले 4 साल से तो पाकिस्तान प्लेयर्स के पास कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और अभी भी जो इन्होंने एक पॉलिसी बना के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया, इसके अंदर सिर्फ 20 प्लेयर्स होंगे जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। ए और बी के अंदर 6-6 और सी कैटेगरी के अंदर 8 प्लेयर्स को रखा गया है, और इनमें भी वो प्लेयर्स हैं जो कि शायद जो पाकिस्तान के टॉप 6 या 7 प्लेयर्स हैं वो सारे हॉकी के कहीं ना कहीं लीग्स खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और उनके लिए भी लाजिम होगा कि वो 28 दिन बाद आके अपना टेस्ट दें फिजिकल, और उसके बाद जो है उनको अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो इससे एक बात तो जाहिर होती है कि वो प्लेयर्स तो बिल्कुल भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो कि पाकिस्तान के टॉप प्लेयर हैं, जिनकी दुनिया में कहीं ना कहीं हॉकी के अंदर इज्जत है और वो कहीं ना कहीं लीग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तो इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हमें महरूम ही दिखाई देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 50,000, 40,000, 30,000 पे कहीं ना कहीं 20 प्लेयर जो हैं वो जय ज़रूर होंगे। जहाँ तक आपने बात की वुमेन क्रिकेट की, देखिए वुमेन क्रिकेट ने अभी बज़ाहिर तो हमारी टीम इम्प्रूव करते हुए ज़रूर दिखाई देती है। वसीम खान जब से आए हैं उन्होंने वुमेन क्रिकेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो भी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि किसी एक या दो लोगों के हाथ में जो है वो सारी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, सारे फैसले दे दिए जाते हैं। वो कहीं ना कहीं गलतियां ज़रूर कर जाते हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान अगर जीतता है तो बांग्लादेश से जीतती है पाकिस्तान वुमेन टीम, अगर कहीं ना कहीं कोई मैच जीता है तो वेस्ट इंडीज से जीती है। लेकिन हम अगर देखते हैं कि पाकिस्तान की जो पता नहीं कब आएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टॉप टीम को हराना होगा, क्योंकि अब परफॉर्मेंसेस जो है वो ड्यू हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने के। वो बकर आपका बहुत तमाम जो मामला थे क्रिकेट के उन पर बड़ी डिटेल बात हुई। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यूरो कप जिसने इस पूरी दुनिया को अपने शहर में जकड़ा हुआ है इसके हवाले से बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। क्रिकेट की बात करते हैं दुनिया के खेल के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स, और वो है जनाब फुटबॉल। और यूरो कप के अंदर इस पर जो रिजल्ट आए हैं उन्हें पूरी दुनिया को हैरान भी किया, लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, कल इंग्लैंड ने जर्मनी को हरा कर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, पर ये कोई पहला बड़ा अपसेट नहीं है। इससे पहले फ्रांस वर्ल्ड चैंपियन बाहर हो चुका है, डिफेंडिंग चैंपियन पुर्तगाल घर का रास्ता जो है वो उसको दिखाया जा चुका है। मजीद कल के मैच में क्या हुआ पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके एक्सपर्ट से बात करेंगे। तो आपने रिपोर्ट देखी, एक जानिब जश्न है तो दूसरी जानिब बहुत ज़्यादा अफसरदा चेहरे। और फुटबॉल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फुटबॉल एक्सपर्ट और राइटर अहमद यूसुफ, उनको खुशामदीद कहते हैं। अहमद, आई थिंक कल तो हम ये कह सकते हैं कि जो लंदन के अंदर मैच हुआ, ऑब्वियसली इंग्लैंड के अंदर, और बहुत बड़ा होम एडवांटेज था। फिर हम देखें ना कि डेविड बैकम बैठे हुए थे और फिर रॉयल फैमिली मौजूद, तो आई थिंक इंग्लैंड ने इस होम एडवांटेज का बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया, वरना जर्मनी को बहुत अरसा हुआ वो कभी कम्पीट नहीं कर सके। तो इट्स अ मैसिव रिजल्ट फॉर इंग्लैंड फुटबॉल। एब्सोल्युटली। और अगर आप देखें तो इंग्लैंड और जर्मनी में जो राइवलरी है वो इंग्लैंड के अंदर कहीं ज़्यादा बड़ी है, तो वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब हम जो है वो जर्मनी के साथ ये करेंगे। तो वो एक ऑलरेडी इसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी थी, उस चीज़ की मीडिया के अंदर वहाँ पर तमाम की तमाम हाइप क्रिएट की गई थी एक्सेट्रा, और उस तरह से उनकी टीम ने दे लिव्ड अप टू दैट एक्सपेक्टेशन एंड टू दैट हाइप। होम एडवांटेज बहुत बड़ी चीज़ होती है वेम्बली पे, और फिर क्राउड के साथ मैच होना पूरे 2 सीजन्स के बाद
क्राउड के साथ एक मैच हो रहा है और इतना बड़ा मैच हो रहा है और उसमें इतनी आराम से उन्होंने एक्चुअली काफ़ी जर्मनी को हराया। मतलब मुलर के चांस के अलावा एक मेरा ख्याल है काई हावर्ट्स का एक चांस था जो कि सेव हुआ था, जॉर्डन पिकफोर्ड ने टिप किया था ओवर द बार। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे इस तरह के क्लियर कट चांसेस इस तरह से नहीं याद जर्मनी के। और इंग्लैंड की एफिशिएंसी एक अलग, उन्होंने मतलब उनको जो 2 क्लियर कट चांसेस मिले उन्होंने दोनों स्कोर किए, 2-3 उन्होंने मिस किए। एक स्टर्लिंग ने पहले मिस किया था जिसको नॉयर ने जो है बाहर फेंका था जी। फिर एक चांस था जो हैरी केन ने मिस किया था कि वो थोड़ा सा बॉल आगे ले गए और फिर लास्ट डिच टैकल किया मैच समझ से। तो बहुत मज़ेदार मैच। और एक और मज़ेदार उसका एस्पेक्ट ये भी था कि दोनों टीमें जो हैं वो एक ही तरह से सेटअप हुई हुई थी, यानी कि 3-4-3 3 एट द बैक, फिर 2 के साथ वो बिल्ड कर रहे थे। अच्छा यूजुअली 3-4-3। अहमद आपने कल के मैच पे तो बात की, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो वर्ल्ड चैंपियंस का बार होना, फिर अब देखें डिफेंडिंग चैंपियन बार हुए, कल जर्मनी नीदरलैंड्स बार हुए, आपको आप जो फुटबॉल पंडिट्स हैं, क्या अंदाज़ा था कि इतने ज़्यादा वो कहते हैं ना अपसेट्स होंगे और इतनी बड़ी टीमें पीछे रह जाएंगी? ये खिलाफ तवक्को हुआ है या आप समझते हैं कि इवेंचुअली कोई ना कोई वजह आपको लोगों को पहले नज़र आ रही थी, या ये टोटली अपसेट्स हैं? नहीं, वजूहत तो बहुत सारी थी। आप अगर तमाम स्क्वाड्स के अंदर देखें तो ये सेटल स्क्वाड्स तो हैं लेकिन बहुत थके हुए हैं। इंग्लैंड स्पेशली जर्मनी में मुलर पुराने वाले होते तो ये गोल का चांस कभी जाने न देते। एब्सोल्युटली वो थोड़ा सा स्लो मतलब खेले। अगर आप उनकी प्रेसिंग देखें जर्मनी की कल इंग्लैंड के अगेंस्ट, बहुत स्लो प्रेसिंग थी। मतलब वो कंटिन्यूस प्रेसिंग नहीं थी, वो इसीलिए अपने सिस्टम की और अपनी जो खूबियां थी वो उनको उस तरह से इजहार नहीं कर पाए क्योंकि बहुत उनकी स्लो प्रेसिंग। अहमद जो आपने बात की बड़ी वैलिड बात है, क्योंकि अगर आप इटली को देखें और स्पेशली अगर हम देखें स्पेन को, तो ये 2 टीमें अभी एक नए प्लेयर में ज़्यादा हैं। बट मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि अब ये दोनों खैर इनका जो मैच पड़ गया क्वार्टर फाइनल की बात करते हैं, मुझे लगता है अहमद इंग्लैंड के फैंस तो बहुत जुबिलेंट होंगे कि इससे आसान पैसेज नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरी जाने एक जाने इटली और बेल्जियम को खेलना है, फिर उनको जाके आगे स्पेन से खेलना है या जो भी टीम जीती। तो इंग्लैंड के पास तो आप समझते हैं कि सब वेरी हिस्टोरिक एंड कहते हैं ना गोल्डन चांस है, इसको ग्रैब करना है तो कर लीजिए। बिल्कुल बहुत गोल्डन चांस है। और अगर आप अभी भी इंग्लैंड का देखें, बाकी टीमों में तमाम की तमाम 26 की स्क्वाड जो है वो इस्तेमाल हुई है अक्सर। इंग्लैंड में अभी तक वो उन्होंने अपने मेजर खिलाड़ी उतारे ही नहीं है। जैक ग्रिलिश को स्टार्ट मतलब वो नहीं कर पाए अभी तक, जेडन सैंचो को वो स्टार्ट नहीं कर पाए अभी तक, जूड बेलिंगम को अभी तक वो स्टार्ट नहीं कर पाए, मार्कस राशफोर्ड को अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए। अभी उनके पास बहुत एम्यूनेशन पड़ा है कि किसी वक्त भी गेम को वो तब्दील कर सकते हैं। कल का एक्चुअली जो 3-4-3 का स्विच है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्विच है, क्योंकि उससे पहले इंग्लैंड 4 के साथ खेल रही थी, 4 एट द बैक, फिर 2, फिर 3, फिर 1। वो जो कल स्विच उन्होंने किया है 3-4-3, वो एकदम से उनकी टीम को ऊपर ले जाती है, क्योंकि विंग बैक्स उनके पास बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे विंग बैक्स हैं। आखिर में अहमद अगर मैं आपसे पूछूं, टाइम हमारे पास कम है, बेल्जियम इटली का मैच, मुझे तो लगता है जो इस टीम की फातिहा टीम होगी वो टूर्नामेंट जीत सकती है। क्या आप एग्री करेंगे इस बात से? मुझे इंग्लैंड पे ज्यादा मेरा ख्याल है कि मैं आप पक्के वाले इंग्लैंड फैन दिखाई दे रहे हैं मुझे अहमद। नहीं मैं एक्चुअली बिल्कुल भी इंग्लैंड फैन नहीं हूँ, लेकिन लेकिन जो ऑन पेपर नजर आ रहा है और जो हम देख रहे हैं ऑन द फील्ड, वो उसमें अब आप देख रहे हैं एक चीज होती है क़दामत पसंदी, यानी कि कंजर्वेटिव खेलना। इंग्लैंड जो है कंजर्वेटिज्म के साथ नहीं खेल रहा, वो कंट्रोल के साथ खेल रहा है। ठीक है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। वहाँ जर्मनी और बेल्जियम में जब आप देखेंगे टाकरा, वहाँ पे बहुत कंजर्वेटिज्म आपको नजर आएगी, क्योंकि कोई हारना नहीं चाहता, दोनों ये चाहते हैं कि वो आगे जाएं। तो जब चीज आ जाए जहन में कि यार हारना नहीं है, चलिए बहुत अरसे बाद ही ऐसा हुआ है कम से कम हम जो देख रहे हैं हमारी जनरेशन की इंग्लैंड किसी मेजर टूर्नामेंट्स के अंदर जो है लोग उसको मिड टूर्नामेंट फेवरेट कहना शुरू हो जाए, वरना मेजॉरिटी जो है वो मिड टूर्नामेंट में हमेशा ही एग्जिट हो जाते हैं। अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी यूरो के हवाले से आपको प्रोग्राम मिलेंगे और देखते हैं कि यूरो कप के अंदर जब क्वार्टर फाइनल मरहला है, क्या इंग्लैंड इस आसान रास्ते का फ़ायदा उठा सकता है, या इटली और बेल्जियम में से जो एक सख्त मैच है उसकी फातिहा टीम इस टूर्नामेंट में आगे चल के कोई बड़ी टीम हो, छोटी टीम हो, जो या रिलेटिवली जो उनके मुकाबले टीमें आएंगी उनको वो टफ टाइम दे सकते हैं। ये देखना अभी बाकी है। प्रोग्राम जीत ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।